Hi guys, how are you? I just wanted to tell you one thing. Hard work can beat talent if talent doesn't work hard. That's a very good quotation said by somebody. I don't remember the name actually. Today I'm here to share something with you people. मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ. कल से आपकी एग्जामिनेशन CGL Tier 1 स्टार्ट है. मैं यहाँ बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी हम क्या रखें, कैसे पेपर को सॉल्व करें, किस सेक्शन को, किस पार्ट को हम पहले करें और कितना करें, ये मैं शेयर करना चाहूँगा. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग राइट इन द बिगिनिंग. whatever I'm going to share with you people, I've been told by many of my successful students who have been selected and appointed. तो कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए और जिनका अपॉइंटमेंट उन्हें मिला. उन्होंने जो मुझसे शेयर किया, जो उन्होंने किया, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में हमारे पास वी विल हैव 4 सेक्शंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग. मैं ये आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें जीएस के सेक्शन को, क्योंकि उसमें मैं कहूँ तो सिर्फ रीड ओनली पार्ट होता है. एक बार में इन वन गो यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन सी हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी डन राइट देयर. एक बार में आप पूरे पार्ट्स 25 क्वेश्चंस को हम पढ़ सकते हैं और जो हो सकते हैं उन्हें वहीं कर लेंगे और जो नहीं उन्हें हम छोड़ सकते हैं. बट दिस वे एटलीस्ट हम 25 क्वेश्चंस को बहुत कम समय में अटेम्प्ट कर लेंगे. इसके बाद सेकंड पार्ट जो मैं कहूँगा वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हम कंज्यूम करेंगे. नहीं, इंग्लिश में हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि सेकंड सेक्शन को हम इंग्लिश को लेंगे सेकंड सेक्शन में, और हम उन पार्ट्स को या उन क्वेश्चंस को पहले करेंगे जो हमें देखते ही समझ में आ जाए कि ये होने वाले हैं. उनमें जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है उन्हें हम बाद में करेंगे. जैसे कि हम देखेंगे एरर्स, इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैब का पार्ट. ये पार्ट हम फर्स्ट गो में कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इन्हें देखते हमें पता होता है हम इन्हें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर कर पाएंगे तो हम वहीं कर लेते हैं, और अगर नहीं तो even if we give lot of time over those questions we won't be able to solve them. So what we have to do in the first go, the questions for spotting errors, improvements, fill in the blanks and vocab based questions, इन्हें हम एक बार में कर लेंगे. इसके बाद थर्ड सेक्शन मस्ट बी रीजनिंग. रीजनिंग में लेवल जो आता है उसको देखते हुए अगर मैं बताऊं तो कई क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, इन्हें हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे, बट अब हमारे पास 25 ईच होते हैं. तो इनमें भी हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे जिन्हें देखते ही हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बट वो क्वेश्चंस, वो सम्स जो हमारे पास जिन्हें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, उसे हम क्विट कर सकते हैं. वहाँ पर क्विट इन द सेंस अभी हम फॉर द टाइमिंग उसे छोड़ सकते हैं. देन वी मस्ट गो टू द लास्ट एंड फोर्थ सेक्शन विच इज मैथ्स. मैथ्स हमें कई बार लगता है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे. आप कर लेंगे, आपको मैथ्स आता भी है और हम बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं मैथ्स में. बट रिमेंबर, मैथ्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक एक सम वहाँ का काफ़ी समय लेता है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फोर्थ जो सेक्शन आपको पार्ट लेना है सॉल्व करते समय पेपर को, दैट मस्ट बी मैथ्स एट लास्ट. और उसमें भी हम उन सम्स को सॉल्व कर लें जो देखते ही सॉल्व होते चले जाएं और जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है. तो इन द फर्स्ट को हमने क्या किया, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स. और इनमें भी जीएस तो हमने पूरा कंप्लीट सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए और कर लिए. इंग्लिश में हमने भी डिफिकल्ट पार्ट छोड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपने एरर किया, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, वोकैब, और अभी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट या तो वहाँ पर क्लोजेस्ट आएगा या पैसेज, या शायद ही क्लोजेस्ट आता है प्री में, हमारे पास नहीं होता टियर 1 में. तो अब हम सेकेंड स्टेप में, जब हम सेकेंड गो में जाएंगे तो वी हैव गॉट 3 पार्ट्स. वन इज इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स. नाउ यू हैव टू डिसाइड विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन एंड विच इज द इजीएस्ट वन. इट्स अप टू यू पीपल. सेकेंड गो में आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे आसान और सबसे मुश्किल है. उस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे. अगर आपको लगता है कि कम टाइम में इंग्लिश के छोड़े हुए क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप पहले उन्हें अटेम्प्ट करें. अगर आपको लगता है कि कम टाइम लगाकर मैं मैथ्स के जो सम्स छोड़कर आया उन्हें कर सकता हूं, क्योंकि वहां ये कोई नहीं देख रहा कि आपने 25 पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं, बल्कि मैटर है कि कट ऑफ क्लियर होना है या नहीं. तो मेक श्योर कि हम पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो हम सर्टनली एंड डेफिनेटली सॉल्व कर सकें और मार्क्स मिले. नेगेटिव मार्किंग यू मस्ट बी नोइंग देयर इज. सो वी मस्ट नॉट सॉल्व द क्वेश्चन दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ, राइट. तो आप फिर इंग्लिश, रीजनिंग या मैथ्स में एज पर योर चॉइस और योर कंफर्टेबिलिटी हम उन क्वेश्चंस को करेंगे. ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि यही स्ट्रेटजी जो मेरे कई स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर की एंड आई शेयर्ड विद यू पीपल टुडे. और अभी मैं एक बात और आपके साथ शेयर करूंगा. इंग्लिश में आप लोग कई बार ये बात पूछते आए मुझसे, क्लास में भी आपने कई बार पूछा कि सर टॉपिक वाइज जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इज क्लियर. जब मैं नाउन पढ़ता हूँ तो नाउन के क्वेश्चंस कर पाता हूँ, एडजेक्टिव पढ़ता हूँ तो एडजेक्टिव के क्वेश्चंस कर पाता हूँ. लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं,
तो वहां पर हमें पता नहीं होता कि किस टॉपिक के ये क्वेश्चन हैं। आज मैं वो शॉर्ट ट्रिक और गुरुमंत्र आपके साथ शेयर करूंगा बोर्ड पर, और आई लेट यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट नोइंग द नेम्स द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम, राइट? आई शेयर इट राइट ऑन द बोर्ड। आई लेट यू नो द बेस्ट ट्रिक इन इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने के दो तरीके हैं, और आज जबकि कल आपका एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में आप अपेयर होने वाले हैं, उससे पहले मैं ऐसी चीज शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑलराइट गाइज, एज आई टोल्ड यू कि टुडे आई वुड शेयर how to solve the question without knowing the topic they've been asked from. तो I'll start telling you people कि questions को, इंग्लिश के questions को हम कैसे solve करें अगर हमें ये भी ना पता हो कि question किस topic से आए हैं, right? तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये बात हमें समझनी है, हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वॉइस, नरेशन, टेंसेस, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, राइट? आज मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ, वो एक इनडायरेक्ट अप्रोच है जिन्हें पढ़कर हम क्वेश्चंस को करते हैं, और तभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि हमें क्वेश्चंस के टॉपिक का पता नहीं चल पाता किस टॉपिक से वो क्वेश्चंस आए हैं। आज जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट अप्रोच है, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच को अप्लाई करने से पहले यू हैव टू बी वेरी गुड एट ग्रामेटिकल थिंग्स एक्चुअली, ठीक है ना? बहुत अच्छी तरह से ग्रामर हमें आनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये अच्छा आना चाहिए। हाँ, उसके बाद ही हम यहाँ पर आते हैं, चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। तो देखते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को कैसे करना है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट 8 Be it any examination, I'm not talking about only SSC, कोई भी एग्जामिनेशन हो, this is what we have to know and learn. Be it any examination, किसी भी एग्जामिनेशन में guys we have to say this कि English is all about 8. अब ये क्या है 8? देखते हैं। We have 8 types of words and we have 8 types of sentences. इंग्लिश में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, चाहे वो एरर के हों, इंप्रूवमेंट के हों, फिल इन द ब्लैंक्स के हों, वो इसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। जो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं जिससे पूरी लैंग्वेज बनी हुई है, वो कौन से हैं? दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, या कुछ लोग इसे कहते हैं वर्ड क्लासेस। और ये जो 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो कौन से हैं, इन्हें मैं यहां पे समझाऊंगा। फर्स्ट वी हैव assertive, second we have interrogative sentences, we have imperative sentences, fourth we have optative, and fifth is exclamatory. These 5, mainly we have got these 5 types of questions. मैंने ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो how come 8? These are only 5, right? जो 3 है वो मैं यहां लिख देता हूं आपको। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। एग्जामिनेशन में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है? जो सेंटेंस दिया हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक का हो, या एरर का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द सेंटेंस एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट वेदर द सेंटेंस फॉलोज अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और नॉट। मतलब ये कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर पर है या नहीं है। मैं अभी इन सभी का स्ट्रक्चर आपको लिखकर यहाँ समझाऊंगा। सबसे पहले हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना होता है कि सेंटेंस किसी भी एक तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर सेंटेंस कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा तो वो एरर है, और अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो अब या तो वो नो एरर है और या तो उसमें किसी वर्ड का एरर है, यानी कोई वर्ड वहां लिख दिया गया है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ना इंग्लिश इज ऑल अबाउट 8। तो पहले उस वर्ड का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस या तो असर्टिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंपेरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और एक्सक्लेमेटरी होगा, राइट? इनमें से अगर कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो इसका मतलब है चांसेस है कि शायद अब नो एरर है, या अगर कोई एरर है तो उस सेंटेंस में लिखे गए वर्ड्स के कॉम्बिनेशन का है। कहीं कोई वर्ड ऐसा लिख दिया गया है जो वहां नहीं लिखा जा सकता। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 हमने सेंटेंस यहां लिखे हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, द कॉमन पिक्चर व्हेन वी स्टार्ट कंबाइनिंग, कनेक्टिंग
2 or more than 2 sentences out of these 5. जब इन पांचों में से कोई 2 सेंटेंसेस जोड़ते हैं तो उसके बाद जुड़ा हुआ सेंटेंस या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। वो मैं आगे क्लासेस में जब डिटेल में आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा हाउ टू मेक a simple sentence combining 2 sentences and how to make one complex sentence and how to make one compound sentence. That would be covered in later half. तो यहाँ हम देखते हैं कि इन sentences का structure क्या है, यानी मेन हमारे पास ही 5 होते हैं। हम सारे जानते हैं कि an assertive sentence begins with subject, verb and goes on, and at last we will have full stop, right? And an interrogative one would begin either with a question word or with at least a helping verb, auxiliary. या तो question word होगा और अगर नहीं है question word तो उसके बाद helping verb होगी और फिर हम लिखते हैं subject, main verb and so on, and at last we will have question mark, right? What about imperative sentences? Imperative sentences. Imperative sentence में मैं आपको बताऊं a sentence that begins with all the sentences or the sentences starting with V1. Sentences that start with V1. For example, I say, sit down, do your work, go there, talk to him, dance today, they all are beginning with V1. या इसका negative भी हो सकता है. Do not go there, never help him, let him play, let is also a verb, main verb, right? Let is also a verb, so that is V1. So if a sentence begins with V1, या उसका नेगेशन हो, नेगेटिव हो, डू नॉट, नेवर हो, या उसमें प्लीज और काइंडली भी आ सकता है, तो वो क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, राइट? एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट बिगिंस विद मे, सब्जेक्ट, V1 एंड सो ऑन। मेक श्योर कि लास्ट में हमारे पास यहाँ पर वी डोंट हैव क्वेश्चन मार्क। अगर मे से सेंटेंस शुरू होता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा तो दैट मीन्स दैट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। बट हियर अ सेंटेंस बिगिंस विद मे, सब्जेक्ट, V1 एंड एट लास्ट वी विल हैव ईदर फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन द मॉडर्न इंग्लिश, इन द मॉडर्न यूसेज वी कैन यूज ईदर ऑफ दैम। या तो फुल स्टॉप लिखा मिलेगा आपको या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट? तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब रही बात एक्सक्लेमेटरी कैसा दिखता है और क्या करता है। अभी मैं आपको इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, फिर मैं अभी आपको इनका मतलब बताऊंगा कि आखिर कौन सा सेंटेंस क्या बताना चाहता है एंड व्हेन इट इज यूज्ड। ये तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं ग्रामेटिकल कि ये लिखा ऐसा होता है, बट यू मस्ट नो व्हेन टू यूज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट? कब आप इंटरोगेटिव को यूज करते हैं? व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन। व्हेन डू वी हैव टू यूज एन इंपेरेटिव सेंटेंस? व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर ROS। ROS stands for request, order, suggestion. Whenever you want to request somebody, order somebody, or you want to suggest to somebody, only then we use imperative sentences, right? What about an exclamatory sentence? Everybody knows इसमें वो साइन होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो शुरू होते हैं किसी वर्ड से, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ऐसे होगा अलास, हुर्रे, हुर्रा, वाओ, वेल डन, ब्रावो। These sentences, after this you will write, या तो ऐसे होगा और या ये चीजें शुरू होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होता है व्हाट और हाउ से, और इनके बाद भी सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में ये साइन होगा। सॉरी, ये दो तरह के हो सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, या तो ऐसे या ऐसे। आप पहले इन स्ट्रक्चर्स को देख लें, समझ लें, नोट कर लें, और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस लिए यूज होता है। And I'll give you some examples that have been asked in some of previous examinations. मैं आपको बताऊंगा, रिलेट करूंगा, कैसे रिलेट करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर आपको पता है, a sentence that begins with a subject and a verb, right? But when do we have to use an assertive sentence? Let me tell you, we use an assertive sentence whenever we want to tell somebody something positive or something negative, right? If I say he is a teacher, अगर मैं कहूँ कि वह एक टीचर है, so this is a piece of information or just a statement. You're not asking somebody, you're not asking any question, you're not requesting somebody, you're not wishing or blessing somebody. You just either give a positive piece of information or negative piece of information. तो जब कभी information देनी हो, किसी को कुछ बताना हो कि कोई कुछ है या नहीं है, कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस केस में we use an assertive sentence. Interrogative, you must be knowing. An interrogative sentence is used to ask a question. Whenever you want to ask a question, I said, are you a teacher? Is he a dancer?
will he come today? These are the questions. Why will he beat you? Whenever you want to ask a question, you use an interrogative sentence with this structure, either beginning with a question word helping verb or beginning only with a helping verb. Now, as I have already discussed, an imperative sentence is used to order, request or suggest. Optative, this is used to wish, curse, bless or pray. Exclamatory, this is used to show some sudden feeling of your heart. Whenever you feel something and you want to express it, you take the help of, you express your sudden feeling with the help of an exclamatory sentence. And how it begins? How does it begin? It begins with either a word, exclamatory word. This word is actually interjection here. तो या तो यहाँ alas, hurray, wow, well done ऐसा होगा, well done. या फिर we begin a sentence, we start writing an exclamatory sentence with what or how, subject, verb, and so on, right? Sign of exclamation, it must be there in the sentence, either at last or somewhere in the beginning, right? Now, I'll give you some examples so that the picture is a bit clearer. You would start understanding how to relate from examination point of view, how to relate these things when you're solving a question given in the examination, right? So, I'm going to tell you, I'm going to explain these things in more detail with examples. Now, guys, see, I'll give you the examples and we will start relating the thing that I've just discussed written on the board. मैं कुछ examples दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें हम relate करते हैं और अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो फिर कितना आसान हो जाता है क्वेश्चंस को कर पाना, वो आप देख पाएंगे, राइट? मैंने कहा the shopkeeper asked him how many apples would asked him how many apples would he buy. This is the first example. I'll explain it first, then we'll go to the next one. The shopkeeper asked him how many apples would he buy. मैं सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ जैसा एग्जामिनेशन में आता है. मैंने कहा ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी. डी इज ऑलवेज नो एरर. मैं पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनमें हमें सेंटेंस का एरर होगा, स्ट्रक्चर बेस्ड एरर होगा, फिर कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनमें वर्ड बेस्ड एरर होगा. देखते हैं. और हाँ, मैं साथ ही साथ आंसर बताने के बाद भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है. Because what I think is, it's not necessary to find out the name of the topic the question has been asked from. What the most important thing is to get the answer, to get the marks in the examination. You don't have to find out the name of the topic every time in the examination. You have to see the solution of the question, right? The direct trick to solve the questions on the board. The shopkeeper asked him how many apples would he buy, right? आप देखें और समझें. मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं. आप देखते हैं. The shopkeeper asked him how many apples would he buy. What do you think? Is that a question? Is that a question? No, that's not a question. Why? Because if you ask a question has to follow an interrogative structure, which means it would begin either with a question word or with a helping verb, right? तो पहली बात तो एक क्वेश्चन नहीं है, कोई तुम्हें बता रहा है. He is actually informing you. He is giving you a piece of information कि शॉपकीपर ने उससे पूछा. He is not asking you. वो तुम्हें बता रहा है कि शॉपकीपर ने उससे पूछा कि वह कितने एप्पल्स खरीदेगा. अब हमें क्या लगता है कि क्वेश्चन है? जी नहीं. लास्ट में देखिए सेंटेंस में फुल स्टॉप है, बिल्कुल सही. हाँ, और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाता. क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस की जो शुरुआत है आप देखें, दिस इज सब्जेक्ट और यू कैन से द स्टूअर, और ये हमारी वर्ब है. कोई भी स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू होता है वो इंटरोगेटिव नहीं होता. अब हम आगे चलते हैं. लेकिन ये बीच में क्या हुआ? आपने लिखा हाउ मेनी एप्पल्स वुड ही बाय. व्हाट इज ही? ही इज सब्जेक्ट फॉर द वर्ब बाय. बाय वर्ब का वो डूअर है, राइट? अब आप देखते हो कि ये एक क्वेश्चन वर्ड कंसीडर किया गया, ये सब्जेक्ट, और ये जो बीच में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, ये सब्जेक्ट से पहले लिखी. क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है ना, ये क्वेश्चन वर्ड. हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है. तो अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो मेक श्योर वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दैट इज नेवर इंटरोगेटिव फ्रॉम द मिड ऑफ द सेंटेंस.
इज इट क्लियर? अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो दैट हैज टू बिगिन विद द हेल्पिंग ऑफ और विद अ क्वेश्चन वर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सेंटेंस के मिड से हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कभी नहीं लिख सकते। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर बेस्ड एरर है। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, असर्टिव है, और जब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है तो ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेगा। तो क्या गलती है यहां पर, क्या एरर हुआ? ये वुड जो है, दिस वुड बी प्लेस्ड आफ्टर द डूअर और द सब्जेक्ट ही। इट वुड बी लाइक दिस, द शॉपकीपर आस्क्ड हिम हाउ मेनी एप्पल्स ही वुड बाय, नॉट वुड ही बाय। डिड आई मेक इट क्लियर? वन एग्जांपल फ्रॉम द एग्जामिनेशन। एक और देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ। His old mother prayed to God, comma inverted comma, my son may live long. This is the sentence को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी, राइट। एक और एग्जांपल साथ में देखते हैं, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं एक साथ। मैंने कहा व्हाट ही स्टोल एंड वेयर डिड ही कीप इट। और सेंटेंस को मैं पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ए, लेट मेक इट ए, बी, सी एंड डी, राइट। दोनों सेंटेंस को आप देख लें। पहला लिखा हिज ओल्ड मदर प्रेड टू गॉड माय सन मे लिव लॉन्ग, और दूसरा हमने क्या लिखा, थर्ड एग्जांपल, व्हाट ही स्टोल एंड वेयर डिड ही कीप इट, राइट। हम अगर टॉपिक को पता करें कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जैसा कि पहला एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया कि वुड ही बाय नहीं होगा, ही वुड बाय होगा, ही वुड बाय होगा। इवन आफ्टर दिस यू कैन नॉट गेस द नेम ऑफ द टॉपिक। अगर हम आंसर जान गए कि ही वुड बाय तो भी हमें ये नहीं पता कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। जबकि अगर हम देखें तो एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। या यूं मान लें कि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं था तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। यही चीज हम यहां देखते हैं। हिज ओल्ड मदर प्रेड टू गॉड माय सन मे लिव लॉन्ग, माय सन मे लिव लॉन्ग। देखो इस वर्ब को पढ़कर पता चलता है कि somebody is praying, somebody is praying, and whenever you pray you don't pray like this, you don't write a subject in the beginning, then you write first form no, right? What you do, you write the helping verb, the modal auxiliary right in the beginning. It would be may my son live long, not my son may live long. So what I would do, answer C, it was here C, so is here, and I'll write auxiliary may before its सब्जेक्ट माय सन। आई टोल्ड यू कि ऑप्टेटिव कब यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, whenever you want to wish or bless or curse somebody. So somebody is praying, wishing for somebody, so the structure has to go like this. You have to write an optative sentence, not an assertive one. So we have to write may in the beginning, may before my son. This is what it is. I explain the things, the logic. और अगर मैं आपसे अब पूछूं कि टॉपिक का नाम क्या, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब भी हमारे लिए मुश्किल है बता पाना कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, क्लासेस में भी शायद मैंने एक्सप्लेन किया हो और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा बेस बहुत अच्छा होना चाहिए ग्रामर में, क्योंकि अभी मैं डेलिबरेटली कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, थोड़े से ईजी हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बाद में हम एग्जाम्पल्स को डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो यहाँ आंसर सी है, लेकिन टॉपिक का नाम आपको नहीं पता होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया। अब व्हाट इज स्टोल एंड वेयर डिड ही कीप इट, What he stole and where did he keep it? Now see, कौन सा पार्ट रॉन्ग है हमें सोचना होगा। See, we have sign of interrogation question mark at the last, which obviously means the given sentence is an interrogative sentence. Sentence एक interrogative sentence है, right? और अगर एक sentence interrogative sentence होता है तो जाहिर सी बात है उसकी शुरुआत subject से होती है, right? सॉरी, इंटरोगेटिव होता है तो उसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से होती है। मैं इसे क्वेश्चन वर्ड कंसीडर कर भी लूं, लेकिन आपने ठीक इसके बाद क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। आपने यहां पर मिस किया एक ऑक्सिलरी को,
यस और नो? हमने क्या मिस किया? ऑक्सिलरी को। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि सर ये हो सकता है इंटरोगेटिव ना हो, तो फिर किस तरह का एग्जाम, तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, हम पढ़कर देखते हैं। ये जो एंड कनेक्टर है, यहाँ पर एंड का नेचर होता है पूरी लैंग्वेज में, एंड कनेक्ट्स टू थिंग्स अलाइक, एक जैसी चीजों को कनेक्ट करता है, एक जैसी क्वालिटीज को, एक जैसे सेंटेंस को कनेक्ट करता है। अगर एंड के पहले क्वेश्चन होगा तो बाद में भी क्वेश्चन होगा। बाद में तो आपने क्वेश्चन देखा, वेयर डिड ही कीप इट, लिखा भी आपने वो और साइन भी इंटरोगेशन है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पंक्चुएशन के जो मार्क्स होते हैं उन पर बेस्ड एरर्स एग्जाम में नहीं आते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है विल कंसिडर इट करेक्ट, सही मानेंगे उसे और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हम साइन कोई गलत मान लें, नहीं, साइन सही लिखा हुआ है और ये इंटरोगेटिव लिखा हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट डिड ही स्टील करेंगे। व्हाट डिड ही स्टील, कौन सा पार्ट रॉन्ग हुआ? ए। ये बन जाएगा व्हाट डिड ही स्टील एंड वेयर डिड ही कीप इट, उसने क्या चुराया और उसने कहां रखा, इसे कहां रखा। नाउ इट हैज बिकम एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। 3 इजी एग्जांपल्स देकर मैंने आपको ये बात समझाई और तीनों ही सेंटेंस क्या थे? स्ट्रक्चर बेस्ड एरर थे, एग्जाम में आए हुए। अभी मैं और आपको क्वेश्चंस देता हूं। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा डेलिबरेटली वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम चेक करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे वर्ड बेस्ड एरर के, राइट। मैं कुछ और एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखता हूं, उन्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो गाइस एक और हम एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल जो होगा आपके लिए। यहां पर मैं बताऊंगा कि वर्ड बेस्ड एरर कैसे आ सकते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूं जो एग्जाम में आया हुआ था। मैंने लिखा द गर्ल्स वॉच्ड द मॉडल intently as she had applied the makeup with her practiced hands। अगर हम सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड कर लें, A, B, C and D, सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं। The girls watched the model intently as she had applied the makeup with her practiced hands। लास्ट में हमारे पास फुल स्टॉप है, इसका मतलब, और सेंटेंस पढ़कर भी इसका मूड लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट ऑर्डर नहीं है, किसी को विश नहीं करना है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है। साउंड्स टू बी एन असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और एज एक कंजंक्शन है उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। लग भी असर्टिव रहा है और फॉलो भी असर्टिव कर रहा है, राइट। तो फिर इसमें एरर क्या है? अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें स्ट्रक्चर तो सही है, सेंटेंस जिसमें स्ट्रक्चर तो ठीक है, इसका मतलब अब कहीं पर कोई पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ड के कॉम्बिनेशन का एरर है। कहां पर मैं आपको समझा देता हूं। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आप यहां आते हैं, हैंड्स ये एक नाउन है और नाउन के पहले हम क्या लिखते हैं? उसे क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव। आपने जो प्रैक्टिस लिखा हुआ है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द लैंग्वेज, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं या आईएनजी फॉर्म को, बट हमने तो यहां सी स्पेलिंग वाले यानी नाउन वाले प्रैक्टिस में ईडी लगा दिया, विच इज रॉन्ग। तो वी वुड नॉट मेक दिस प्रैक्टिस विद दिस, विल मेक इट प्रैक्टिस, ये गलत होगा, एस विद द लेटर एस। ये एक मैंने आपको एरर दिया जो वर्ड बेस्ड था। ऐसे कई क्वेश्चंस या तो वर्ड बेस्ड एग्जाम में आते हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जाम में आते हैं। इज इट क्लियर? Right. So I'm running short of time, guys. So I'll just stop it right here. All the very best, guys, for your examination. Right. Again, once more, I will say, hard work beats talent if talent does not work hard. So make sure you're working hard and you are going to get whatever you want. All the very best, guys. Thank you so very much. Your GS Yadav.